नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम 2.0 के करंट अफेयर के रिवीजन सेशन में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपके लिए करंट अफेयर के रिवीजन सेशन की शुरुआत की थी, हमने अपने लास्ट सेशन में महत्वपूर्ण कुछ नेशनल न्यूज थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, उन्हें हम लोगों ने देखा। उम्मीद करती हूँ वो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि देखा जाए पॉइंट टू पॉइंट मैंने चीजों को डिस्कस किया था वहां पे, और मेरी पूरी कोशिश है कि उससे रिलेटेड जितने भी और भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उनको हम कवर करें। इसी के साथ साथ आज उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आज की भी क्लास में हम नेशनल न्यूज से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जहां से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और अगर जो बच्चे, कुछ नए बच्चे जो आज पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं, तो देखिए प्लेलिस्ट में करंट अफेयर रिवीजन सेशन का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे जा करके आप देखेंगे तो वहां पे भी पहली वीडियो जो आई है रिवीजन सेशन की आपके आने वाले एग्जाम की, तो उसको भी आप देख लीजिएगा और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन को भी फॉलो करिएगा। तो इसी तरीके से आज हम क्लास में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट न्यूज को देखेंगे, और ध्यान रखिएगा ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर को फॉलो करते होंगे, प्रीवियस ईयर्स के पेपर को सॉल्व करते होंगे, तो आप देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए करंट अफेयर हो जाता है। और ध्यान रखिएगा आपके बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन भी करंट अफेयर से रिलेट करके ही पूछे जाते हैं। इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी संस्था हो गया, कोई इंस्टीट्यूशंस हो गया जो ऑल ओवर वर्ल्ड के हैं, जो एग्जाम में जो है जो करंट में न्यूज में रहते हैं, उनको भी मैं आपका रिवीजन कराते हुए चलूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को शेयर कर दें आप लोग, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट हम चीजों को यहाँ पे देखेंगे, जिसमें आज का हमारा सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम जो है बदल दिया गया। तो ये नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम, जिसको हाल फिलहाल में केंद्र सरकार के द्वारा बदल दिया गया है, वो चर्चा में था। और ध्यान रखिएगा इसी से संबंधित एक 3 मूर्ति भवन, ठीक है, ये पूछा गया था कि नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय भवन किस भवन में स्थित था, तो 3 मूर्ति भवन में स्थित था। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए अभी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो दिल्ली में स्थित है दोस्तों, जो नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय, जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों, दिल्ली में स्थित है। केंद्र सरकार ने एक डिसीजन लिया और इसका नाम बदल करके इसका नाम क्या रख दिया दोस्तों, प्रधानमंत्री संग्रहालय व पुस्तकालय सोसाइटी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी नाम इसका रख दिया गया। याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा। अगर हम इसकी बात करें, जो लाइब्रेरी थी, जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी थी, जहां पे जो है प्रधानमंत्रियों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण चीजें दिखाई जाती थी। चूंकि ये म्यूजियम था, तो जितने भी देश के अभी तक के प्रधानमंत्री बने हैं, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के अभी तक के प्रधानमंत्री के बारे में यहाँ इस म्यूजियम में दिखाया गया है। उनके कार्यों के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में इस म्यूजियम में दिखाया गया है। तो इस म्यूजियम की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वो 1964 में किया गया था। किसके सम्मान में? तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के सम्मान में, जिनका समय काल क्या है दोस्तों, 1889 से लेकर के 1964 तक, ठीक है। तो यहाँ पे जब उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद इनके सम्मान में जो है नई दिल्ली में जो 3 मूर्ति भवन है, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जी का आधिकारिक निवास हुआ करता था, वहां पे इस संग्रहालय की स्थापना की गई, ठीक है। और इस संग्रहालय की बात करें दोस्तों, तो ये संग्रहालय जो है संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ये एक स्वायत्त संगठन है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय जो भवन था, जिसका स्थापना 1964 में किया गया था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के सम्मान में, उसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री संग्रहालय व पुस्तकालय सोसाइटी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ स्थित है ये, 3 मूर्ति भवन, और ये किसका जो है आधिकारिक निवास हुआ करता था, तो हमारे माननीय जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी का निवास स्थान हुआ करता था। इसी के साथ साथ कुछ अन्य नाम भी परिवर्तन हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हम उन्हें देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत सरकार देश के आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, यानी कि जो 75 वर्षों के बाद, ठीक है, यहाँ पे यानी कि जो देश अपने आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा 2047 में, अभी से लेकर के आने वाले दिनों तक का जो अमृत काल है, ठीक है, उसी दौरान हम भारत सरकार जो है अमृत महोत्सव मना रही। इसी अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, जो राष्ट्रपति भवन है दोस्तों, वहां पे मुगल गार्डन जो है स्थित है। उस मुगल गार्डन का भी नाम बदल दिया गया, उसका नाम क्या रखा गया है दोस्तों, अमृत उद्यान।
कर दिया गया दोस्तों? तो राष्ट्रपति भवन में स्थित जो मुगल गार्डन है उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान कर दिया गया है। और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो माननीय जो राष्ट्रपति हैं यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका नामकरण किया गया। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तों पिछले वर्ष यानी कि सन 2022 की बात है, केंद्र सरकार ने एक और भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया था और यहाँ पे जो नई दिल्ली में जो राजपथ मार्ग है दोस्तों, जिसको पहले हम किंग्स वे के नाम से जानते थे, उसका भी नाम बदल करके क्या कर दिया गया है दोस्तों? कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो ये सब नाम परिवर्तन जो किए गए हैं, जहां जहां पे इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूरी पॉसिबिलिटी है आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की। तो चलिए इसी के साथ साथ ये सारे जो है आप इसको क्या करिएगा, एक तरीके से ना शॉर्ट पॉइंट्स में बना लीजिए, ठीक है, की पॉइंट्स में कीवर्ड्स में बना करके, ठीक है, जैसे कि लिख दीजिए एक तरफ मुगल गार्डन इज इक्वल टू अमृत उद्यान, इसी तरीके से किंग्स वे इज इक्वल टू जो है कर्तव्य पथ, इसी तरीके से ध्यान रखिएगा नेहरू मेमोरियल संग्रहालय पुस्तकालय इज इक्वल टू प्रधानमंत्री संग्रहालय पुस्तकालय सोसाइटी, बस ठीक है। इसी तरीके से ना एक अपना जो है ना कीवर्ड्स बना करके एक पेपर पे लिख लीजिए जितना भी अभी तक के नाम परिवर्तन किए गए हैं केंद्र सरकार के भी द्वारा और स्पेशली उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जिसका भी नाम परिवर्तन किया गया, वो एक पेज पे लिख करके क्विक रिवीजन कर लिया करिए, ठीक है। बाकी सर भी आपको जो है क्विक रिवीजन करवाते रहेंगे। चलिए इसी के साथ साथ हम बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक। स्किन बैंक से तात्पर्य है त्वचा बैंक, यानी कि जिनकी त्वचा वगैरह जल जाती है उनको जो है नई त्वचा मिलेगा इस स्किन बैंक के माध्यम से। आपने पहले भी ब्लड बैंक के बारे में सुना होगा, जहां पे अगर ब्लड की कमी किसी को होती है तो उस ब्लड बैंक से लोग ब्लड को खरीद करके, ठीक है, अपनी ब्लड की कमी को दूर करते हैं। उसी तरीके से स्किन बैंक होगा, यानी कि अगर किसी की त्वचा जल जाती है तो उसको नई त्वचा इस स्किन बैंक से मिलेगा। और उत्तर भारत का जो पहला स्किन बैंक दोस्तों बनाया गया है, ये कहां पे बनाया गया? तो नई दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में, ठीक है। तो उत्तर भारत का जो पहला स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया है वो कहां किया गया है? सफदरगंज अस्पताल, जो कि कहां स्थित है? नई दिल्ली में। तो एक तरीके से ये ऐसा बैंक होगा, नाम से पता चल जा रहा है स्किन बैंक होगा, कि अगर मृत्यु हो जाने के बाद किसी की अगर मृत्यु हो जाती है, आपने सुना होगा लोग आई डोनेट करते हैं, लोग अपने बॉडी के कई सारे ऑर्गन को भी डोनेट करते हैं। इसी तरीके से अगर कोई अपनी स्किन को डोनेट करना चाहता है तो वो अपनी मृत्यु के पहले ही क्या करेगा? एक तरीके से अपनी स्किन को डोनेट करवा सकता है और मृत्यु हो जाने के बाद जो है वो अपनी त्वचा को डोनेट कर सकता है, दान दे सकता है। और ये जो स्किन होगा इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? तो जलने के इलाज में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। और दान देने के कितने भीतर, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो 6 घंटे के भीतर जो है वो क्या करेगा? अपनी स्किन को दान दे सकता है, ठीक है। और जलने और आघात के जो रोगी रहेंगे, किसी को घाव लग जाती है, चोट लग जाती है, इसकी स्किन डैमेज हो जाती है, तो वो जो है इस स्किन से, अपने स्किन बैंक से स्किन लेकर के नई त्वचा लगा सकता है, ठीक है। तो उत्तर भारत का जो पहला स्किन बैंक दोस्तों कहाँ पे उसका उद्घाटन किया गया है? तो ये सफदरगंज अस्पताल जो कि नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते, ध्यान रखिएगा एक एक बिंदु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वीडियो को दोस्तों साथ में शेयर करते हुए रहिए। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर, तो आपने दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, हिंदू मंदिर तो सुना होगा दोस्तों, कहां पे है? ये अंकोर वाट, ठीक है, कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, ठीक है। और अगर आप देखें अभी हाल फिलहाल में, अब आप मुझे बताइए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया, किस देश में किया गया? कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिए। अभी ये रिसेंट का ही न्यूज है जो फिलहाल चर्चा में था। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा दोस्तों मंदिर बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है? तो ये बिहार में बन रहा है। और बिहार में भी कहाँ बन रहा है? तो ये पूर्वी चंपारण जो जिला है दोस्तों, चंपारण तो आपने हिस्ट्री में बहुत अच्छे से सुना होगा क्योंकि गांधी जी से संबंधित ये स्थल है, चंपारण आंदोलन आपको पता ही होगा। और पूर्वी चंपारण जिले में ही दोस्तों, यहाँ पे बिहार के जो पूर्वी चंपारण जिला है, यहीं पे दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है और इसी वर्ष 20 जून को ये कार्य जो है शुरू किया गया है। ये जो 3 मंजिला ये, ठीक है, विराट रामायण मंदिर होगा और इसका जो निर्माण कार्य दोस्तों ये कब तक पूरा हो जाएगा? तो 2025 तक ये मंदिर तैयार हो जाएगा। और इसकी जो अनुमानित लागत है इस मंदिर की, देखिए 500 करोड़ रुपए लागत आपसे नहीं पूछेगा, ध्यान रखिएगा, ये पूछेगा कि ये दुनिया का जो सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है वो कहाँ बनाया जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें इस मंदिर की लंबाई की, तो जैसा कि हमने आपसे चर्चा किया कि दुनिया का जो सबसे बड़ा मंदिर है दोस्तों वो कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर है, जो कि 12वीं शताब्दी का है। और इस मंदिर का जो परिसर है उससे भी लंबा इसका परिसर होगा, किसका दोस्तों? ये जो रामायण मंदिर बनाया जा रहा है बिहार के
पूर्वी चंपारण जिले में। इस मंदिर में देखा जाए दोस्तों कितने गुंबद होंगे, तो 12 गुंबद होंगे। और इसका ऊंचा जो है, ये जिसमें सबसे ऊंचा जो है गुंबद होगा दोस्तों, वो 270 फीट लंबा होगा। और इसमें विभिन्न देवी देवताओं के जो है 12 गर्भगृह होंगे। गर्भगृह क्या होता है दोस्तों? तो मंदिर का वह स्थल जहां पे देवी देवताओं की प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है, उसी को गर्भगृह कहा जाता है। और इसमें कितने गर्भगृह होंगे दोस्तों? 22 गर्भगृह होंगे, तो ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ हम बात करें, ये जो रामायण मंदिर है, इसकी वास्तुकला दोस्तों 3 मंदिरों से प्रेरित होगी। तो किन 3 मंदिरों से प्रेरित होगी? एक तो कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर परिसर है, दूसरा जो रामेश्वर, ठीक है, तमिलनाडु में जो रामेश्वरम में, ठीक है, रामनाथ स्वामी मंदिर है, और मदुरै जो कि तमिलनाडु के मीनाक्षी सुदेश्वर मंदिर है, उसकी जो मंदिर वास्तुकला, इन्हीं तीनों मंदिरों के वास्तुकला से ये रामायण मंदिर क्या होगा? प्रेरित होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, दुनिया का जो सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है, वो बंगाल के, माफ करिएगा, पश्चिम, यहाँ पे बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में बनाया जा रहा है। क्योंकि एक मंदिर अभी हाल फिलहाल में और चर्चा में थी, अंकोर वाट का मंदिर। दोस्तों ये इसलिए चर्चा में थी कि जो दुनिया का, ठीक है, सबसे बड़ा जो मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर, ये दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। ठीक है, तो इसने देखा जाए, ये जो अंकोर वाट मंदिर है दोस्तों, जो कि, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया नेशन का ये देश है कंबोडिया, वहां पे ये स्थिर है। और ये जो है मंदिर इटली के पोम्पोई को पछाड़ करके, क्योंकि रेस में इटली का जो पोम्पोई है ये भी रेस में लगा हुआ था दुनिया के 8वें अजूबा बनने में, लेकिन अंकोर वाट के मंदिर ने इटली के पोम्पोई को पीछे करते हुए दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। तो इसलिए ये मंदिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस मंदिर की बात करें, जैसा कि हमने अभी चर्चा किया कि 12वीं शताब्दी में इस मंदिर को बनाया गया था, यानी कि 800 वर्ष पुराना ये मंदिर है। और इस मंदिर का जो निर्माण कराया गया था, ये राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। प्रारंभ में जब ये मंदिर बना था दोस्तों, तो ये हिंदू भगवान, जो धर्म के भगवान है, यानी कि भगवान विष्णु को ये मंदिर समर्पित था। आगे चल करके इस मंदिर की बात करें तो ये बौद्ध मंदिर बन गया, यानी कि भगवान बुद्ध को ये मंदिर समर्पित हो गया। और वर्तमान में देखा जाए, ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। और ये करीब कितने एकड़ में फैला है? तो 500 एकड़ क्षेत्र में ये मंदिर फैला हुआ है। तो दोस्तों दुनिया का जो है सबसे 8वां सबसे जो अजूबा बना है, वो कौन बना है? तो यहाँ पे कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर बन गया है। इंपॉर्टेंट आपके लिए 7 अजूबे हैं, उन 7 अजूबों के भी बारे में पढ़ लीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि वर्ल्ड के जो 7 अजूबे हैं, ठीक है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछा जा सकता है कोई भी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बता दीजिए। ठीक है, देखिए मोहम्मद राशिद ऐसे ही हमारे स्टूडेंट हैं जो हमेशा हम लोगों के साथ जुड़े रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उनसे देखिए वो कितना अच्छा आंसर करते हैं। मैं कभी भी कोई भी क्वेश्चन करती हूँ, मोहम्मद जो है दानिश का अच्छे से आंसर आता है, काफी अच्छा वो आंसर करते हैं, रेगुलर स्टूडेंट है। आप लोग भी इसी तरीके से आंसर किया करिए। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट की। दोस्तों ये पॉइंट भी आपकी इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, कि जो समुद्री जल, जो खारा जल होता है दोस्तों, उससे जो है हाइड्रोजन का निर्माण किया गया। तो अभी तक का देखा जाए दोस्तों, जो शुद्ध जल होते थे, ठीक है, जो मीठे जल होते थे, उससे जो है हाइड्रोजन का निर्माण किया जाता था। लेकिन अभी जो IIT मद्रास के जो शोधकर्ता, इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस संस्था के शोधकर्ताओं के द्वारा समुद्री जल यानी कि खारे जल से हाइड्रोजन का निर्माण किया गया है समुद्र के पानी से। तो ये IIT के शोधकर्ता, दोस्तों IIT के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो है विकसित की है, जिससे जो है समुद्र का जो खारा पानी होता है उससे हाइड्रोजन का निर्माण किया जाएगा। तो इस तरीके की खोज जो की गई है वो IIT मद्रास के शोधकर्ताओं के द्वारा किया गया है। यहाँ के जो भौतिकी विभाग के यानी कि IIT मद्रास के जो फिजिक्स डिपार्टमेंट के जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने क्या किया है कि हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए, ठीक है, जो खारा पानी था यानी कि जो समुद्र का पानी था, उसको क्या किया है, इलेक्ट्रोलाइजिंग किया है, ठीक है, और करने के लिए अत्यधिक कुशल और आर्थिक रूप से व्यवहार विधि, यानी कि ऐसा नहीं कि इतनी महंगी ये टेक्नोलॉजी है कि हर कोई एफर्ट नहीं कर सकता, आर्थिक रूप से काफी ज्यादा ये अच्छी टेक्नोलॉजी, लोग आर्थिक रूप से इस टेक्नोलॉजी को ले भी सकते हैं, ठीक है, इसको जो है तैयार किया है। और इस टेक्नोलॉजी का दोस्तों नाम क्या है, तो सिंधुजा 1। ध्यान रखिएगा, सिंधुजा 1 ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसी परियोजना के तहत जो है ऐसे उपकरण को विकसित किया गया है जिसमें एक फ्लोटिंग घटक है, आप ये देख सकते हैं, ये फ्लोटिंग घटक है, इसमें एक लंबी छड़ लगाई गई है, ठीक है, और इसमें जो है इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल को शामिल किया गया है, और इससे क्या किया जाएगा, जनरेट किया जाएगा दोस्तों, क्या, हाइड्रोजन, किससे दोस्तों, समुद्री जल से, ठीक है, खारे पानी के। क्योंकि वर्तमान में अगर जो विधि है दोस्तों, अगर हम पारंपरिक विधियों को देखें
तो यहाँ पे जो है क्षारीय पानी इलेक्ट्रोलाइजर विधि इलेक्ट्रोलिसिस के लिए ताजे पानी का उपयोग करता था। ठीक है, और इस विधि की बात करें तो इसमें काफी ज्यादा एनर्जी लगती थी, बहुत ज्यादा ऊर्जा लगता था और ये काफी ज्यादा महंगी भी हुआ करती थी। ये महंगे जो है ऑक्साइड बहुलक विभाजक का इस्तेमाल करती थी, जिस वजह से हर कोई इसको एफर्ट नहीं कर सकता था। क्योंकि ये जो नई टेक्नोलॉजी सिंधुजा 1 को विकसित किया गया है, ये आर्थिक रूप से भी काफी ज्यादा वहनीय है, यानी कि लोग इसको एफर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे समुद्र का पानी तो आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा जो है % समुद्र का पानी यानी कि खारे पानी का इस्तेमाल करके दुनिया की सबसे हल्की गैस यानी कि हाइड्रोजन का जो है निर्माण किया जा सकता है। और आपको पता है पर्यावरणीय दृष्टि से भी हाइड्रोजन गैस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ यानी कि अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, आप लोग का सहयोग इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे संस्थान यानी कि डिकोड एग्जाम 2.0 को। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना। दोस्तों क्लस्टर विकास योजना जो एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना की जो शुरुआत की गई है, ये महाराष्ट्र में किया गया है। तो महाराष्ट्र में दोस्तों जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने महाराष्ट्र के जिले थाने में, ठीक है, एशिया के सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना की शुरुआत की है। इस योजना की दोस्तों बात करें तो ये जो योजना है, इस योजना की परिकल्पना जो की गई वो अनधिकृत, ठीक है, जो यानी कि अवैध रूप से जो अधिकृत किया गया है और फिर या फिर आधिकारिक रूप से, ठीक है, जो इमारतें हैं, जो खतरनाक इमारतें हैं, जो आने वाले दिनों में गिर सकती हैं, उनको जो है उनका पुनर्विकास करने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई है, क्लस्टर विकास परियोजना की। ठीक है, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में। अच्छा, ये स्टेप सरकार के द्वारा क्यों उठाया गया? क्योंकि हाल फिलहाल में अगर आप लोगों ने पिछले जो है दिनों में सुना होगा कि थाने में एक इमारत थी, साईराज इमारत जो कि गिर गई थी और उसके वजह से 18 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, उसी इमारत के गिरने के बाद सरकार ने यह विचार किया कि जितने भी ऐसी इमारतें हैं जो इस समय टूट सकती हैं, गिर सकती हैं, ठीक है, जो पर्यावरणीय दृष्टि से हानिकारक है, उनको जो है उन इमारतों का पुनर्विकास किया जाएगा। ऐसी इमारतों को पुनर्विकास करने के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने ठाणे जिले से एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना की शुरुआत की है। और ध्यान रखिएगा, चूंकि हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो दोस्तों महाराष्ट्र की जो पुलिस है, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस, उसने 14 जून को, ठीक है, नो हॉर्निंग डे यहाँ पे डे को जो है घोषित किया है। ठीक है, तो कोई भी हॉर्न नहीं बजाएगा उस दिन। ठीक है, 14 जून को किस यहाँ पे यहाँ की ट्रैफिक पुलिस ने ये घोषणा किया है, तो मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए यूपी की भी बात आ गई है, उत्तर प्रदेश स्पेशल है ये। और चूंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर की क्लास सर के भी द्वारा लिया जा रहा है और यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी, वो आपको शामिल करते हुए चलेंगे। आगे चल करके यूपी स्पेशल की भी क्लास आपकी कराई जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जेलों के बारे में तो सुने होंगे, ठीक है, तो जेलों का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। तो जेल जो है उसका नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया दोस्तों? सुधार गृह। यानी कि जो यहाँ पे जितने भी जो अपराधी होंगे उन अपराधियों को सुधारने के लिए जेलों में नहीं बल्कि सुधार गृहों में भेजा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया और यहाँ पे राज्य की जितनी भी जेलें हैं उनका नाम बदल करके क्या कर दिया दोस्तों? सुधार गृह। यानी कि अपराधियों को जेलों में नहीं सुधार गृह में भेजा जाएगा, उनको सुधारा जाएगा, समाज के व्यवहार के अनुकूल जो है उनको बनाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जून 2023 की बात है, ठीक है, एक डिसीजन लिया और जेलों का नाम बदल करके क्या कर दिया दोस्तों? सुधार गृह। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के दोस्तों मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जो है बैठक की गई और यहाँ पे जो है इस बैठक के दौरान उन्होंने जेलों की स्थिति का जायजा लिया, उसकी समीक्षा की और जेलों की, ठीक है, सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। जेल सुधार को लेकर के बहुत लंबे समय तक दोस्तों डिबेट चल रहा है। कई बार आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछे गए, मेंस में पूछे गए, यूपीएससी में भी पूछे गए जेल सुधार गृहों से संबंधित, और ये लगातार जो है डिबेट का कारण भी बना हुआ है। इसलिए ये जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें जो सुधारों का उद्देश्य क्या है, ये जो सुधार किए गए हैं, ठीक है, सुधार की दिशा में जो दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है, इसके उद्देश्य की बात करें तो अगर देखा जाए जो कैदी होते हैं, ठीक है, जो अपराधी होते हैं, जो कैदी होते हैं, ठीक है, उनको नियंत्रित करने के लिए अगर हम बात करें मौजूदा जो अधिनियम है उसमें बहुत सारी कमी है। क्योंकि वो उन अधिनियमों की बात करें तो आजादी के पहले के अधिनियम है, यानी कि जब अंग्रेजों, जब ब्रिटिश शासन के दौरान, ठीक है, भारत में शासन हो रहा था, ब्रिटिश शासन
ब्रिटिश जो है सरकार के द्वारा, तो उस समय बनाए गए वो अधिनियम है। तो उस समय के अनुसार है ये, वर्तमान जो है समय परिस्थितियां अलग हैं, तो हमें वर्तमान समय परिस्थितियों के अनुसार अधिनियमों को बनाना चाहिए और उसी को ध्यान में रखते हुए जो मौजूदा अधिनियम है उनको कमियों को दूर करना था। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ, जैसे एक है 1894 का जेल अधिनियम है, दूसरे की बात करें तो 1900 का कैदी अधिनियम है। और ये देखिए कितने पुराने, लगभग 100 सालों से भी ज्यादा अधिक पुराने हो चुके हैं और बदलते समय में इनकी इतनी ज्यादा जो है देखा जाए इतना रिलेवेंस नहीं है ये। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ठीक है, बदलते समय और यहाँ पे कैदियों के पुनर्वास दृष्टिकोण के साथ जो है ये निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। ठीक है, तो सुधार गृह कर दिया गया है। इसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने दोस्तों नोएडा में एक रोड है जिसका नाम था अमलताश रोड। ठीक है, अमलताश रोड का भी नाम बदल दिया गया और उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, तो रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया गया। तो ये नोएडा में स्थित है ये अमलताश रोड, जिसका नाम किसके नाम पे रखा गया, तो ये रामनाथ गोयनका मार्ग जो है मार्ग कर दिया गया। रामनाथ गोयनका की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने देखा जाए ये बहुत महत्वपूर्ण रहे, ये विधानसभा में भी ये जो है चुने गए थे। ठीक है, और इन्होंने आपातकाल के दौरान जो है मूलभूत अधिकारों पर प्रतिबंध का मुखर विरोध किया था, यानी कि जो आपके मूलभूत अधिकार थे उन पर जो प्रतिबंध लगा दिए गए थे उनका इन्होंने खुल करके विरोध किया था और इन्होंने स्वतंत्र पत्रकारिता की वकालत की थी, जिस कारण से इनके सम्मान में उत्तर प्रदेश की सरकार ने अमलताश रोड का नाम बदल करके रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और दोस्तों हमारा आज का अगला पॉइंट है कि देश का पहला सहकारी संचालित सैनिक स्कूल, यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से चलाए जाने वाला सैनिक स्कूल, और देश का ये पहला सैनिक स्कूल होगा जो कोऑपरेटिव के द्वारा यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा चलाया जाएगा। कहाँ पे खुला है दोस्तों, तो इसकी जो आधारशिला दोस्तों रखी गई है ये केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा रखा गया है। कहाँ पे दोस्तों, तो गुजरात के मेहसाणा में। ठीक है, कौन सा गांव, तो बोरियावी गांव। ठीक है, ध्यान रखिएगा बोरियावी गांव। ठीक है, गुजरात के मेहसाणा में एक गांव है जिसका नाम है बोरियावी गांव। वहां पे जो है पहले सहकारी संचालित, ठीक है, यानी कि कोऑपरेटिव के द्वारा संचालित किया जाएगा सैनिक स्कूल। इसकी वर्चुअल आधारशिला रखी गई है किसके द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। मेहसाणा जिले में ठीक है स्कूल को किसके द्वारा, तो ये दूध सागर डेयरी के द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर, यानी कि यहाँ पे सरकार और ठीक है प्राइवेट सेक्टर्स मिल करके इसकी जो है इस स्कूल को विकसित करेंगे। और ये गुजरात की जो सबसे बड़ी दूध सहकारी समितियों में से एक है। कौन दोस्तों, ये दूध सागर डेयरी। अगर हम बात करें इस सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा, तो ये मोती भाई आर चौधरी सागर जी के नाम पर ये सैनिक स्कूल का नाम रखा जाएगा। और ये जो है दोस्तों दूध जो सहकारी जो है उन्हीं के ये मेन निर्माता थे। ठीक है, कौन दोस्तों, ये मोती भाई चौधरी, इस कोऑपरेटिव दूध सहकारी ठीक है जो संस्था थी उसके ये मेन जो है निर्माता थे। और इन्हीं के सम्मान में जो है ये मोती ठीक है मोती आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल नाम रखा जाएगा। ठीक है, तो देश का पहला सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला दोस्तों कहाँ रखी गई है, तो गुजरात के मेहसाणा में। गांव पूछ दे तो ध्यान रखिएगा बोरियावी गांव। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू कश्मीर में लिथियम की खोज की, क्योंकि काफी ज्यादा चर्चा में था, क्योंकि राजस्थान में भी ठीक है राजस्थान में भी लिथियम का भंडारण मिला था, ऐसा न्यूज में था। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये जम्मू कश्मीर का हो जाता है, क्योंकि ठीक है राजस्थान वाले पे अभी भी डाउट चल रहा था। लेकिन जम्मू कश्मीर की दोस्तों बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी लिथियम की खोज, लिथियम के भंडार की खोज कहाँ किया गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। कहाँ पे, तो जो भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण है उनके द्वारा जो पहली बार ठीक है केंद्र शासित जो प्रदेश है जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र है जिसका नाम है सलाल हैमाना। ठीक है, ये क्षेत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सलाल हैमाना क्षेत्र में ठीक है 5.9 मिलियन टन से अधिक जो है लिथियम के अनुमानित भंडार, ठीक है जिसे हम G3 कहते हैं, ठीक है उसकी खोज की गई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों,
लिथियम के लिए आज भी भारत दूसरे देशों पर काफी ज्यादा निर्भर है और वर्तमान में लिथियम का, ठीक है, बहुत ही ज्यादा डिमांड बढ़ गया है। कारण क्या है, लिथियम का इस्तेमाल, ठीक है, जो रिचार्जेबल बैटरीज होती है, यानी कि जिनको हम रिचार्ज करते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन में लगी हुई जो बैटरी होती है उसका भी निर्माण लिथियम से किया जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी में भी लिथियम जो है इस धातु का ही इस्तेमाल किया जाता है। और आप वर्तमान में देखिए कि मोबाइल कितना है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की भी डिमांड बढ़ाई जा रही है पर्यावरणीय दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों लिथियम की डिमांड इसलिए बढ़ जाती है और भारत बहुत ज्यादा निर्भर है अन्य देशों पे लिथियम के लिए। और लिथियम का भंडार मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इससे भारत की निर्भरता अन्य देशों पे कम होगी। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से संबंधित इसीलिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लिथियम दोस्तों जैसे इसकी काफी ज्यादा डिमांड है, ठीक है, रिचार्जेबल बैटरी के मांग के कारण, और इसी कारण से चूंकि इसकी हाई डिमांड होती है इसलिए इसको व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। और ये कैसी होती है, नरम, काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है। और ये चांदी की जैसे धातु, जो चांदी जो सिल्वर का कलर जो होता है उसी कलर की लिथियम होती है। लिथियम का प्रयोग देखिए इलेक्ट्रिक वाहन में जो लगने वाली बैटरी होती है, जो मोबाइल में जिस बैटरी का इस्तेमाल करते हैं वहां पे जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम देखें विश्व में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार किस देश में दोस्तों, तो चिली में, ठीक है। ये जो साउथ अमेरिका का देश है दोस्तों चिली, वहां पे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, फिर उसके बाद बात करें तो अर्जेंटीना में। दोस्तों यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है लिथियम ट्राइंगल, यानी कि जो लिथियम त्रिभुज में कौन कौन से देश है, तो चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया। दोस्तों ये आपको देखिए लिथियम ट्राइंगल है, ठीक है, ये दिया हुआ है और यही वो क्षेत्र है जहां पे लिथियम का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये साउथ अमेरिका के ये देश है, जैसे चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना। और ध्यान रखिएगा इसी तरीके के जैसे कि ट्राइंगल, क्रिसेंट, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। पिछली बार सिया बहुल प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, कि कौन से क्षेत्र हैं ट्राइंगल वाले। इसीलिए आपको यहाँ पे लिथियम बहुत ज्यादा चर्चा में इसलिए पूछा जा सकता है कि लिथियम ट्राइंगल में कौन कौन से देश शामिल है, तो चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया, जो कि साउथ अमेरिका के देश हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ हम बात करें दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए कई बार इस तरह के फिजिक्स आपके जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो कवच होते हैं, जो ठीक है, जो रक्षा कवच होते हैं उनका जो है किस धातु से उनका निर्माण किया जाता है, तो लिथियम के साथ मैग्नीशियम को मिला करके, ठीक है, ये एक मिश्रित धातु होती है, मैग्नीशियम लिथियम को मिला करके, ठीक है, कवच का निर्माण किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। चूंकि इसका जो खोज की गई है वो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है, तो ये खान मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, माइनिंग मिनिस्ट्री जो है उसके अंतर्गत है। और इसकी भी स्थापना, ठीक है, कब की गई थी, 1851 में किया गया था। किस उद्देश्य से, तो रेलवे के लिए, उस समय रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो रेलवे के लिए जो कोयला भंडार है उसकी खोज करने के लिए आर्कियोलॉजी, यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय दोस्तों कोलकाता में, इसके कई क्षेत्रीय मुख्यालय भी है, रीजनल जो है हेडक्वार्टर्स में, जिसमें एक लखनऊ में भी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी आपके एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस। दोस्तों एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया वो नई दिल्ली में किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो केंद्रीय स्वास्थ्य रसायन उर्वरक मंत्री हैं जिनका नाम है मनसुख मांडविया, उन्हीं की अध्यक्षता में एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस जो है सम्मेलन का, यानी कि भारत का जो रसायन और पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है उसके द्वारा जो है इसकी मेजबानी की गई। और ये कौन सा संस्करण था दोस्तों, तो ये 41वां संस्करण था किसका, एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस का। इस सम्मेलन का दोस्तों उद्देश्य क्या था, तो जो एशिया प्रशांत, ठीक है, जो क्षेत्र है, देश है, और जो विश्व भर में, ठीक है, विकास, व्यापार, निवेश और स्थिरता से संबंधित उद्योग है उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। और इस कॉन्फ्रेंस का विषय क्या था दोस्तों, तो एक सतत भविष्य में, ठीक है, प्रवेश, क्या था इसका, सतत भविष्य में प्रवेश जो है ये इसका उद्देश्य था। चूंकि एक संस्था, इस कॉन्फ्रेंस की दोस्तों बात करें, ये जो एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस है, इसका सम्मेलन दोस्तों 7 देशों के द्वारा आयोजित किया जाता है। और ये 7 देश कौन है, एशिया से संबंधित है, यानी कि जापान, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है, ताइवान और भारत, ठीक है, भारत भी इन 7 देशों पे संबंधित है, जहां पे रोटेशनल रूप से, यानी कि एक के बाद एक जो है एशिया पेट्रो
पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है और इस साल इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भारत में किया गया। ये हर साल इसका आयोजन किया जाता है एशिया में, और ये जो है उद्योग के जो पेशेवर हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से संबंधित जो हितधारक हैं, उनको एक साथ लाने का एक कार्य करता है। तो बेसिकली एक मंच जो है ये उपलब्ध कराता है एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से संबंधित जो हितधारक है, और वो आपस में जो है बैठ करके इस मंच पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चूंकि यहाँ पे एक जो है एसोसिएशन भी आया है, रसायन और पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, और इसकी दोस्तों बात करें, ये भारतीय रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाला ये देश का शीर्ष मंच है, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1993 में स्थापना की गई थी। अब बात करते दोस्तों अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है साझा बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023। दोस्तों साझा बौद्ध विरासत पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया वो भारत में किया गया, संस्कृत मंत्रालय के द्वारा किया गया। कहाँ पे किया गया दोस्तों? ये नई दिल्ली में किया गया। इसका जो आयोजन था मार्च 2023 में किया गया था, और ये नई दिल्ली में जो विज्ञान भवन है वहां पे इसका आयोजन किया गया था। और इस सम्मेलन को, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, भारत जो है इस बार जो है एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है, यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता इस साल भारत के द्वारा की गई। ध्यान रखिएगा, भारत जो है इस साल 2 सम्मेलनों की अध्यक्षता किया है, 2 यहाँ पे G20 का, इसी के साथ साथ एससीओ का, इसलिए दोनों ही संस्था आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये जो जितने भी एससीओ के जो सदस्य राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों के साथ भारत की जो सभ्यतागत जुड़ाव है, जो इन देशों के बीच में एक सभ्यता है, ठीक है, साझा बौद्ध विरासत, बौद्ध से संबंधित जो सभ्यताएं हैं, उन पर जो है ध्यान केंद्रित करने के लिए इस सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया है। ठीक है, और सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? जितने भी जो एससीओ के जो मेंबर्स हैं, उन देशों के बीच में बौद्ध कला, संस्कृति और पुरातात्विक धरोहर के बीच में समानताओं को खोज करना, कि भाई कहाँ कहाँ पे इस जो है संस्कृति से संबंधित जो हमारी समानताएं हैं उनके बारे में खोज करना, और फिर उनको आगे जो है बढ़ाना, एक तरीके से बौद्ध विरासत को साझा करना। किन देशों के बीच में? एससीओ सदस्य देशों के बीच में। तो अब बात कर लेते हैं भाई ये एससीओ के सदस्य कौन है, यानी कि संघाई सहयोग संगठन। तो दोस्तों चूंकि ये एक अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है, यानी कि जितने भी मेंबर्स कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो आपस में इंटरकनेक्ट होकर के कार्य करती है, और इसमें 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? देखिए, चीन है, भारत है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान। 2017 में भारत और पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, भारत और जो है पाकिस्तान जो है इसमें मेंबर्स बने थे। ईरान भी इस साल जो है जुड़ेगा। इसी के साथ साथ जो है इसमें जो है उज्बेकिस्तान, और 4 पर्यवेक्षक देश हैं और 6 संवाद भागीदार भी हैं। इसकी जो स्थापना दोस्तों की गई थी ये 2001 में किया गया था, और सचिवालय की बात करें तो चीन के बीजिंग में जो है इसका सचिवालय है एससीओ का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं देशों के बीच में जो इसके मेंबर्स कंट्री है उनके बीच में जो बौद्ध विरासत है, जो साझा बौद्ध विरासत है, उन्हीं के बारे में जानना, उनको आगे बढ़ाना। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसी के साथ साथ अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि भारत का पहला जो मत्स्य पालन, ठीक है, अटल ये इंक्यूबेशन सेंटर है, इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? तो दोस्तों नीति आयोग के सहयोग से, ठीक है, जो भारत का पहला, ठीक है, मत्स्य पालन में जो भारत का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, इसकी स्थापना की जा रही है केरल यूनिवर्सिटीज ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कुफूज जिसको हम कहते हैं। ठीक है, कुफूज में इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, भारत के पहले मत्स्य पालन में अटल इंक्यूबेशन जो है सेंटर। ध्यान रखिएगा, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या है कि नवाचार को जो है बढ़ावा देना, यानी कि यहाँ पे फिशरीज जो है, यानी कि जो मछली पालन में, ठीक है, नवाचार को, नए नए इन्वेंशन को बढ़ावा देना, जिससे मछली उत्पादन जो है वो बढ़ सके, इस मार्केट को जो है बढ़ावा दिया जा सके, किसानों की आय को दुगना की जा सके। ठीक है, इस क्षेत्र से संबंधित जो किसान है, तो किसके सहयोग से दोस्तों? तो नीति आयोग के सहयोग से जो है केरल यूनिवर्सिटीज ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज में भारत का पहला, ठीक है, मत्स्य पालन में अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। और ये जो अटल ठीक है इंक्यूबेशन सेंटर है, ये पहल जो है अटल इनोवेशन मिशन से संबंधित है। नाम से ही पता चल जा रहा है, इनोवेशन करना किसी भी क्षेत्र में। और बेसिकली उद्देश्य क्या है?
इसका अटल इनोवेशन मिशन का। तो विभिन्न जो उद्योग हैं उन उद्योगों में, ठीक है, नवाचार उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना ये इसका उद्देश्य है। वहीं बात करें दोस्तों, भारत सरकार ने जो मत्स्य पालन का क्षेत्र है दोस्तों, उसमें नवाचार और उद्यमिता क्षेत्र जो है, उद्यमिता, ठीक है, उद्यमिताशीलता को बढ़ावा देने के लिए इस जो है पहल को शुरुआत की है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है भारत का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो स्थापित किया जाएगा वो किया जाएगा केरल यूनिवर्सिटीज ऑफ फिशरीज एंड इनोवेशन स्टडीज, ठीक है, स्टडीज में। अगला इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लीजिएगा कि मुंबई का जो बायकुला रेलवे स्टेशन है दोस्तों, यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। तो ये बायकुला जो रेलवे स्टेशन है, पूछा जा सकता है कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है और इसको यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, और इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो बहुत साल पुराना रेलवे स्टेशन है, 169 ईयर वर्ष ये पुराना स्टेशन है और ये दुनिया के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है। ठीक है, जिसको यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है फॉर कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, कोऑर्डिनेशन के लिए, कनेक्शन के लिए। ठीक है, माफ करिएगा, ठीक है, कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए, यानी कि जो एक हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज है, उसको कंजर्व करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बायकुला रेलवे स्टेशन का निर्माण की बात करें दोस्तों, तो ये मुंबई में बनाया गया था, 1853 में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, तो एक तरीके से जो आपके कल्चरल हेरिटेज है उसको कंजर्व करने के लिए यूनेस्को के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और इस वर्ष जो है मुंबई के बायकुला रेलवे स्टेशन को ये पुरस्कार दिया गया है। और अगर हम इस पुरस्कार की बात करें, जो यूनेस्को एशिया पैसिफिक, ठीक है, कल्चरल हेरिटेज जो अवार्ड है, इसकी जो शुरुआत की गई थी दोस्तों वो यूनेस्को के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? सन 2000 में किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है इस पुरस्कार का? जो सांस्कृतिक विरासत क्षेत्रों में जो संरक्षण को बढ़ावा देते हैं उनको जो है सम्मानित करना। ठीक है, यानी कि जो संरक्षण के प्रयास में किसी व्यक्ति ने अपना योगदान दिया है, किसी संस्था ने अपना योगदान दिया है, तो उस संस्था, उस व्यक्ति को इस पुरस्कार से सम्मानित करना, ये बेसिकली इसका उद्देश्य है। चूंकि एक संस्था आपके यहाँ पे चर्चा में आ गई, कौन सी वो संस्था? यूनेस्को, जिसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। दोस्तों यूनेस्को का जो स्थापना किया गया था वो 16 नवंबर 1945 को किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। वर्तमान में इस संस्था में 193 मेंबर्स जो है वो जुड़े हुए हैं। उद्देश्य क्या है? निरक्षरता को कम करना, यानी कि एक तरीके से लिटरेसी है उसको खत्म करना और मुफ्त शिक्षा को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। वर्तमान में जो इसके महानिदेशक है वो आंड्रे एजोल, जो कि फ्रांस के हैं। आंड्रे एजोल जो है वो इसके महानिदेशक हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है कि बांध सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो जितने भी डैम है उनकी सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। दोस्तों कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, जयपुर में किया गया, यानी कि जो राजस्थान की जो राजधानी जयपुर में। ठीक है, किसके अंतर्गत? तो जो जल शक्ति मंत्रालय उसके अंतर्गत जो विभाग है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग है, उसके द्वारा जो है बांध सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की, यानी कि जो डैम मैनेजमेंट के लिए जो सम्मेलन आयोजन किया गया है, उस सम्मेलन का जो उद्घाटन किया गया वो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनके द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। और इस सम्मेलन का विषय क्या था? सेफ एंड सिक्योर डैम इंश्योर नेशंस प्रॉस्पेरिटी, इसका ये उद्देश्य था। अगर हम वर्तमान में बात करें दोस्तों, भारत की बात करें तो भारत जो है यहाँ पे लगभग 6000 से अधिक बांध है। और अगर हम बांधों के मामले में देखें विश्व में भारत का कौन सा स्थान आता है? तो तीसरा स्थान है। ठीक है, बांधों के मामले में, ठीक है, बड़े बांधों में विश्व स्तर पे भारत का जो स्थान आता है वो तीसरा स्थान आता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बांध सुरक्षा पर जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया ये जयपुर में किया गया। ठीक है, इसी के साथ साथ हम बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है नया संसद भवन, ठीक है, भारत में नया संसद भवन अभी हाल फिलहाल में चर्चा में भी था, क्योंकि अगर देखा जाए वहां पे टीयर्स गैस से हमला भी किया गया। ठीक है, तो भारत का नया संसद भवन,
तो दोस्तों जो भारत का नया संसद भवन है, न्यू पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है, उसको किस प्रोजेक्ट के तहत जो है बनाया गया? तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया। इसमें लोकसभा और राज्यसभा को अलग अलग थीम के अंतर्गत सजाया गया है, जिसमें जो है लोकसभा की जो आंतरिक सज्जा की थीम है वो राष्ट्रीय पक्षी यानी कि जो नेशनल बर्ड है मोर, और राज्यसभा की जो राष्ट्रीय थीम है, किस थीम पर? जो नेशनल फ्लावर है यानी कि राष्ट्रीय फूल कमल पर जो है सजाया गया है। इस परिसर में एक राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी लगाया गया है। ये जो त्रिभुजाकार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये देखिए यहाँ पे ओवल शेप में था पुरानी बिल्डिंग, और ये जो नई बिल्डिंग है त्रिभुजाकार है। और ये ध्यान रखिएगा, ये 4 मंदिर नहीं है, 4 मंजिला जो है संसद भवन है, और इसका निर्माण देखा जाए 64,500 वर्ग में किया गया है। जो नए संसद भवन है, इसके वास्तुकार कौन है दोस्तों? विमल पटेल है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इन्होंने ही, विमल पटेल ने दोस्तों काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी निर्माण किया है। जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है दोस्तों वाराणसी में, उसके भी कॉरिडोर का निर्माण जो किया गया, जो डिजाइन किया गया, वो विमल पटेल जी के द्वारा ही किया गया, जिन्होंने नई संसद भवन को आर्किटेक्ट किया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे आदि चंदलूर पुरातात्विक स्थल जो है वो चर्चा में आ गया है। क्यों आ गया ये देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे तमिलनाडु का जो जिला है दोस्तों, जिसका नाम है तूतीकुरिन जिला, वहां पे ये जो है आदि चंदलूर जो कि पुरातात्विक स्थल है, यहीं पे देखा जाए जो केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन ने, इन्होंने आदि चंदलूर पुरातात्विक स्थल में पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना, ठीक है, जो है आधारशिला रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो पुरातात्विक संग्रहालय की आधारशिला रखी गई आदि चंदलूर पुरातात्विक स्थल में, जो कि कहाँ पे है दोस्तों? तमिलनाडु के तूतीकुरिन जिले में है। ये जो है आदि चंदलूर जो कि तूतीकुरिन जिले में है, किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये ध्यान रखिएगा, तिमराब, ठीक है, तिमराब रानी नदी के तट पर ये स्थित है, और ये एक पुरातात्विक स्थल है। तो ये देखिए ना सिर्फ करंट के लिए बल्कि आपके स्टैटिक पोर्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये संग्रहालय जो है ये दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया का एक लौह युग की जो संस्कृति है उसके इतिहास को ये श्रद्धांजलि देने के रूप में जो है म्यूजियम को बनाया गया है। तूतीकुड़ी जिले में जो आदि चंदलूर है, यहाँ पे भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण विभाग है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा किया, उसके द्वारा देखा जाए जब खुदाई की गई तो यहाँ पे नीचे जो है दफन कई सारे कलश हमें मिले, धातु मिले, कांस्य उत्पाद, और यहाँ तक कि सोने की मालाएं जो है इस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बात है वर्ष 2020-21 का जब बजट पेश किया गया था, तो बजट के दौरान 5 जो है पुरातात्विक स्थलों को प्रतिष्ठित स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, मंत्रालय के तहत, और इन्हीं 5 स्थलों में से आदि चंदलूर जो है उन्हीं 5 स्थलों में से एक है, जिन्हों केंद्रीय बजट 2020-21 के दौरान प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी। एक स्थल तो तमिलनाडु का आदि चंदलूर है। अन्य स्थलों की बात करें तो वो कौन है? एक हरियाणा का राखीगढ़ी है दोस्तों, दूसरा उत्तर प्रदेश का हस्तिनापुर है, तीसरे की बात करें दोस्तों तो गुजरात का धौलावीरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और असम का शिवसागर है। तो ये आपको अन्य स्थल भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो आदि चंदलूर पुरातात्विक स्थल तमिलनाडु के तूतीकुरिन जिले में, जो कि जहां पे जो है पुरातत्व संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है एलओसी, यानी कि यहाँ पे हम बात करें तो नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें दोस्तों तो वहां पे जो है भारत का पहला पोस्ट ऑफिस, ठीक है, तो एलओसी के पास जो है भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का जो उद्घाटन किया गया वो कहाँ किया गया है? तो एलओसी के पास ये जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में किया गया। ये जो पोस्ट ऑफिस है दोस्तों, ये वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि ध्यान रखिएगा लाइन ऑफ कंट्रोल जो है एक्चुअल कंट्रोल के, ठीक है, एलओसी के पास जो है किशन गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में रखा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इस पोस्ट ऑफिस का जो पिन कोड होगा वो ये है, ठीक है, 193224 होगा। दोस्तों नियंत्रण रेखा की बात करें तो ये जो नियंत्रण रेखा तय की गई थी ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1949 में किया गया था, जब भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, उसके बाद जो युद्ध हुआ था उसमें जो युद्ध विराम रेखा जो थी उसी से इस लाइन जो नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल को निकाला गया था। और कश्मीर युद्ध के बाद देखा जाए, ठीक है, दोनों देशों कौन कौन, भारत यहाँ पे और पाकिस्तान, ठीक है, दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था। शिमला समझौता के बाद जो इसे 1972 में एलओसी के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, एलओसी दोस्तों ध्यान रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर तक जो है
यहाँ पे सीमांकित किया गया है। और ये जो कि सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, इससे भी संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए। तो एलओसी के पास भारत का पहला जो पोस्ट ऑफिस खोला जा रहा है दोस्तों, वो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में जो है खोला गया, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है हमारा कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। क्योंकि पोस्ट ऑफिस की बात करें तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का जो उद्घाटन किया गया है दोस्तों, वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया गया है। जो केंद्रीय रेल संचार और आईटी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा जो है भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया। कहां पे? बेंगलुरु में। इस पोस्ट ऑफिस का जो निर्माण किया गया है दोस्तों बेंगलुरु पोस्ट ऑफिस ने, ठीक है। तो ये जो है ये आईआईटी मद्रास और एलएनटी यानी कि लॉरेंस एंड टर्बो के जो विशेषज्ञ हैं उनके सहयोग से इस 3D प्रिंटेड तकनीकी का उपयोग करके इस पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया गया है। ये जो 3D प्रिंटेड की बात करें दोस्तों, तो ये जो कंक्रीट की इमारतें होती हैं, जो पत्थर वगैरह की इमारतें होती हैं, उन इमारतों से भी काफी ज्यादा ये लागत प्रभावित होती है, यानी कि कम पैसे में ये तैयार हो जाती है और निर्माण की सामग्री भी इसमें काफी ज्यादा कम बर्बाद होता है और ये पर्यावरण की भी दृष्टि से काफी ज्यादा अनुकूल होती है और अद्वितीय डिजाइन संभावनाओं के साथ जो है इनके निर्माण काफी तेजी से हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला जो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है इसका उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ दीजिए भाई भारत में डाकघर की जो है शुरुआत कब की गई थी, तो 1774 में किया गया था। जो वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है, जो बंगाल के पहले गवर्नर थे, उनके द्वारा जो है यहाँ पे किया गया था 1774 में पोस्ट मास्टर जनरल के अधीन किया गया था, जिसकी स्थापना कहाँ किया गया था, तो भारत में पहला डाकघर जो है कलकत्ता जीपीओ की स्थापना की गई थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल जिसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब। पोर्टेबल यानी कि आप उस अस्पताल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, ठीक है। तो दुनिया का ये पहला पोर्टेबल अस्पताल है आरोग्य मैत्री क्यूब और इसका जो उद्घाटन किया गया है, ठीक है, वो अभी हाल ही फिलहाल में किया गया है, हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है, ठीक है। तो दुनिया का जो पहला पोर्टेबल अस्पताल है आरोग्य मैत्री क्यूब, इसका जो उद्घाटन किया गया है वो दिसंबर में किया गया है, गुरुगांव हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है और ये दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल होगा, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान आप ले जा सकते हैं। इसी के साथ साथ जो इस अस्पताल को जो बनाया गया था वो केरल स्थित जो तिरुवनंतपुरम यानी कि जो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ठीक है, वहां पे हम बात करें तो भारत सरकार की जो कंपनी है HLL लाइफ केयर, उसी के द्वारा जो है इस आरोग्य मैत्री क्यूब का निर्माण किया गया है और इसी के द्वारा जो है किया गया है। यहाँ पे जो है इसको इस जो है आरोग्य मैत्री क्यूब का जो निर्माण किया गया उसको एक प्रोजेक्ट के तहत जिसका नाम है प्रोजेक्ट भीष्म, यानी कि सहयोग हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल, इसी प्रोजेक्ट के तहत इसे जो है स्वदेशी रूप से यानी कि इंडिजिनियसली भारत में ही जो है इसको डिजाइन किया गया है और ये जो है मॉड्यूलर आघात प्रबंधन सहायता प्रणाली 72 अलग अलग योग मिनी क्यूब में बने हुए ना कि क्यूब डब्बे, यानी कि डब्बे आप देख रहे हैं उनको अलग अलग जो 72 डब्बों को जोड़ करके इस अस्पताल को बनाया गया है और ये पोर्टेबल होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान क्विक जो है ये जा सकता है। प्रत्येक जो कभी भी कोई ऐसी आपातकालीन प्रतिक्रिया या मानवीय प्रयासों के लिए एक विशेष स्टेशन की तरह ये कार्य करेगा। तो दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का उद्घाटन अनावरण कहाँ किया गया दोस्तों? ये गुरुग्राम में किया गया। अगला है दोस्तों देश की पहली सोलर सिटी। दोस्तों देश की पहले सोलर सिटी का जो लोकार्पण किया गया है वो मध्य प्रदेश का जो सोलर सिटी है, ठीक है, सांची नगर है, ठीक है, जो कि अगर ध्यान रखिएगा ये विश्व धरोहर स्मारक भी है सांची, ठीक है, सांची स्तूप जिसको अशोक ने बनवाया था, काफी ज्यादा हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सांची जो नगर है वो जो है देश का पहला सोलर सिटी रूप में जो है विकसित किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री है दोस्तों शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा मध्य प्रदेश का जो जिला है रायसेन जिले में जो स्थित है विश्व धरोहर स्मारक यह स्थल जिसका नाम है सांची नगर को जो है पहला सोलर सिटी के रूप में लोकार्पित किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के जो ओंकारेश्वर में भी बांध की सतह पर सोलर पैनल क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा और ये जो सोलर पैनल होगा उसकी जो क्षमता होगी वो 600 मेगावाट होगी और इस 600 मेगावाट के संयंत्र स्थापित करने की पहल की गई। सोलर सिटी से तात्पर्य पूरी सिटी में जो बिजली उत्पादन किया जाएगा वो सोलर पैनलों के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए जितने भी यहाँ पे बांध वगैरह जो ओंकारेश्वर बांध है वहां पे भी सोलर पैनल लगाए गए हैं, ठीक है, जो
सांची नगर है, सांची नगर के जो घर होंगे जितने भी, उनको भी सोलर पैनल से कनेक्ट किया जाएगा, जिससे कि बिजली वगैरह का उत्पादन जो हो उसके लिए क्या है, किसी भी तरह का कोई भी जो है कोयला वगैरह का के माध्यम से बिजली का उत्पादन नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक तरीके से पर्यावरण को जो है शुद्ध करने के लिए कार्य किया गया है। इसके साथ ही देखा जाए कार्यक्रम में नवीकरणीय विभाग और साथ ही साथ, ठीक है, ये जो सांची का जो नेट जीरो सिटी बनाने के लिए जो कार्य किया जा रहा है, इसके लिए दो संस्थाएं काम करेगी। एक तो नवीकरणीय विभाग, साथ ही साथ IIT कानपुर। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, IIT कानपुर के बीच में एक जो है समझौता हस्ताक्षर किया गया सांची को नेट जीरो सिटी बनाने, यानी कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन सिटी बनाने के लिए। तो देश का पहला जो है सोलर सिटी बनेगी दोस्तों, वो सांची नगर बनेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का। इसी के साथ साथ विश्व का सबसे ऊंचा नटराज प्रतिमा स्थापित की गई दोस्तों, कहां किया गया, दिल्ली में। तो विश्व की जो सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा है वो दिल्ली में, जो G20 शिखर सम्मेलन का जो स्थल था भारत मंडपम, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पे देख रहे हैं, जहां पे दिल्ली में जो है G20 सम्मेलन का जो आयोजन जहां किया गया था भारत मंडपम में, उसी के जो है मुख्य द्वार पर विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा का जो है आधार स्थापित किया गया है। और ये अष्ट धातु यानी कि 8 धातु से बनी ये प्रतिमा है, जो कि 28 फीट लंबी है और इसका वजन देखा जाए कुल 20 टन है। ये जो मूर्तिकाल जो है, मूर्तिकाल का यानी कि जो मूर्ति कला है, इसको किसके द्वारा, रामकृष्ण, ठीक है, यहाँ पे सप्तपति के द्वारा इस और उनकी टीम ने मिलकर के इस मूर्ति को बनाया तमिलनाडु के तंजावुर जिले में। ठीक है, स्वामी मलई में। ठीक है, रिकॉर्ड 7 महीने के अंदर ही इस मूर्ति को तैयार किया था, फिर इसको लेकर के दिल्ली में जो लाया गया और इसको स्थापित किया गया। तो विश्व की सबसे जो है ऊंची नटराज प्रतिमा को बनाया गया, भारत मंडपम में स्थापित किया गया दिल्ली में। ठीक है, इसी के साथ साथ अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आदि शंकराचार्य की 108 जो है फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है दोस्तों, जो कि आदि शंकराचार्य की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये दुनिया में सबसे ऊंची जो है शंकराचार्य की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और इस प्रतिमा को कहां स्थापित किया गया, तो मध्य प्रदेश का जो तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में, वहां पे जो है इन जगत गुरु आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची जो है प्रतिमा को स्थापित किया गया। और इस प्रतिमा को क्या कहा गया, स्टैच्यू ऑफ वननेस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्टैच्यू ऑफ वननेस किसको जो है समर्पित है, तो आदि गुरु शंकराचार्य को समर्पित है। इसके जो है इसको कहाँ जो है स्थापित किया जा रहा है, तो ये जो इस प्रतिमा को बनाया जा रहा है ये मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर जिले में बनाया जा रहा है। अच्छा, ओंकारेश्वर की बात करें क्यों, तो यहाँ पे जो नर्मदा किनारे जो ये ओंकारेश्वर है, ठीक है, जो कि चतुर्थ ज्योतिर्लिंगम में से एक है। ठीक है, यहीं से जो है आदि शंकराचार्य को जो है दीक्षा मिली थी। तो ये दीक्षा स्थली आदि शंकराचार्य की, जहां से अपने गुरु गोविंद, ठीक है, भगत पाद से इन्होंने मिले और यहीं से 4 वर्ष वो रहे और उनसे विद्या अध्ययन किया। तो यहीं से इन्होंने दीक्षा प्राप्त किया था आदि गुरु शंकराचार्य ने, जिस कारण से यहीं पर जो है आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है, जो कि 108 फुट ऊंची होगी और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। अगर हम बात करें 12 वर्ष के आयु में ही इन्होंने, ठीक है, जो शंकराचार्य जी इन्होंने जो है ओंकारेश्वर से ही अखंड भारत में वेदांत के, ठीक है, यहाँ पे लोक व्यापीकरण के लिए, यानी कि वेदांत को पूरे भारत में फैलाने के लिए प्रस्थान किया था। और ओंकारेश्वर के जो यहाँ पे पर्वत है जिसका नाम है मांधाता पर्वत पर ये 12 वर्ष के जो है आचार्य शंकराचार्य जो है प्रतिमा की स्थापना की गई। आदि शंकराचार्य की दोस्तों बात करें, इनका जो जन्म हुआ था वो 11 मई 788 ईस्वी में हुआ था, केरल के कोची में हुआ था। ठीक है, क्या नाम था उस स्थान का जहां पे इनका जन्म हुआ था, तो कलाडी में। ये जो है इन्होंने किसका प्रतिपादन किया था दोस्तों, तो इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और संस्कृत में जो वैदिक सिद्धांत है उस पर, जैसे कि उपनिषद हो गए, ब्रह्मसूत्र हो गए, भगवत गीता, उन पर इन्होंने कई टिप्पणियां भी लिखी थी। और 33 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है केदारनाथ में समाधि जो है धारण कर ली थी। ठीक है, तो ये आदि गुरु शंकराचार्य से संबंधित कुछ अन्य भी तथ्यों को हम लोगों ने देखा। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक्स एंड कमेंट्स भी बढ़ा दिया करिए। ठीक है, इसी के साथ साथ बात करते हैं भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस। ठीक है, तो भारत की जो पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया दोस्तों, वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किया गया। ठीक है, किसके अंतर्गत, तो यहाँ पे जो है इसी साल फरवरी में किया गया था। तो जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी ने, ठीक है, यूकास्ट परिसर विज्ञान धाम झाझरा में, ठीक है, 3 दिनों तक ये 17वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कांग्रेस के अंतर्गत
भारत की पहली, ठीक है, ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया, ठीक है, देहरादून में आयोजन किया गया था। इस जो है ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का लक्ष्य क्या रखा गया था, तो उत्तराखंड के जो गांव है उन गांव का समुचित विकास करना जो है इसका लक्ष्य रखा गया था। इस आयोजन के माध्यम से जो ग्रामीण संस्कृति, कृषि और ग्रामीण पर्यटन और व्यंजन जैसे विभिन्न विषयों पर संवाद स्थापित किया गया था, ठीक है। तो भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस दोस्तों उत्तराखंड में आयोजित की गई। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन हुआ है। कहाँ पे दोस्तों, केरल के कोच्चि में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अक्टूबर में ही इसका आयोजन किया गया था केरल की कोच्चि में, 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का। और इस विज्ञान कांग्रेस का 16वीं जो कृषि विज्ञान कांग्रेस का विषय क्या था, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्री फूड सिस्टम्स फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। तो एसडीजी जो गोल है उसको प्राप्त करने के लिए कृषि खाद्य जो प्रणाली है उसमें परिवर्तन लाना। और इस 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, तो जितनी भी आने वाली पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों के लिए भारत की कृषि खाद्य प्रणालियों को टिकाऊ उद्यमों में बदलने के बारे में एक वैधानिक चर्चा उत्पन्न करना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ अन्य इंपॉर्टेंट सम्मेलन थे। अब बात करते हैं दोस्तों अगली चीज की। तो भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना, तो सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की बात करें तो ये देखिए मध्य प्रदेश के नीमच जिले में इसकी शुरुआत की गई है। इस परियोजना का जो उद्घाटन किया गया है, ये पूर्व मुख्यमंत्री, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा किया गया है। और इस परियोजना को, ठीक है, ग्रीन को ग्रुप के द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना की क्षमता क्या होगी, तो 1440 मेगावाट है, जिसमें 7.3 जो है 7.5 घंटे में भंडारण क्षमता होगी, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, पंप भंडारण परियोजना की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के नीमच जिले में शुरू की गई, ठीक है। और इसकी क्षमता यहाँ पे आप देख लीजिए, भंडारण के साथ यहाँ पे विस्तारित की जा सकती है। तो यहाँ पे इसका विस्तारण भी किया जाता है भंडारण क्षमता का, 6 घंटे के भंडारण के साथ यहाँ पे 920 मेगावाट तक विस्तारित भी की जा सकती है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं दक्षिण पश्चिमी एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र की। तो यहाँ पे जो है पेय पदार्थ संयंत्र का जो उद्घाटन किया गया है, ये उत्तर प्रदेश के अमेठी में किया गया है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण पश्चिमी एशिया के सबसे बड़े पेय पदार्थ संयंत्र का उद्घाटन जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। और कहाँ पे किया गया, तो उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में किया गया। इस प्लांट का जो निर्माण किया जा रहा है दोस्तों, वो किया जा रहा है SLMG, ठीक है, बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। और इस प्लांट का जो निर्माण जो है एक औद्योगिक क्षेत्र है, अगर अमेठी में भी क्या नाम है, त्रिसुंडी में किया जा रहा है। और अगर हम बात करेंगे जो प्लांट है, ठीक है, जो कंपनी है SLMG बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कोका कोला है, कोका कोला कंपनी की सहायक कंपनी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, दक्षिण पश्चिमी एशिया का ये सबसे बड़ा पेय संयंत्र है, ठीक है, पेय पदार्थ संयंत्र है। इसी के साथ साथ आज के हम लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि देश की सबसे बड़ी शीतल तेल उत्पादन सुविधा। तो जो ठंडे तेल की उत्पादन सुविधा है दोस्तों, शीतल तेल उत्पादन सुविधा, इसको जो स्थापित किया गया है ये गुजरात में किया गया है। तो गुजरात में जो है देश की सबसे बड़ी शीतल तेल उत्पादन संयंत्र की जो है आधारशिला रखी गई है, यानी कि स्थापना की जाएगी। और इसकी इस संयंत्र की जो फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी, ये भारत बॉटनिक्स के द्वारा की जाएगी, ठीक है। और भारत बॉटनिक्स की बात करें दोस्तों, तो ये कृषि, रसायन और वनस्पति कीटनाशक उद्योग की एक अग्रणी कंपनी है। अगर हम बात करें इस पेय पदार्थ की, ठीक है, माफ करिएगा, ये जो शीत तेल उत्पादन जो पदार्थ है, ठीक है, ये जो है विभिन्न पौधों के स्रोत से जो है प्राप्त जो ठंडा तेल होता है, ये कृषि में एक आवश्यक घटक होता है। और इसका प्रयोग जनरली जैविक खेती और कीट नियंत्रण के लिए किया जाता है। ठंडा तेल दोस्तों जो वनस्पति तेल होता है उसको भी, ठीक है, ठंडा तेल इसे हम वनस्पति तेल भी कहते हैं। और ये विभिन्न पौधे जो होते हैं उन्हीं के स्रोतों से ये प्राप्त होते हैं। तो देश की सबसे बड़ी शीतल तेल उत्पादन सुविधा दोस्तों गुजरात में स्थापित की जा रही है। तो ये था नेशनल जो है न्यूज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जो कुछ भी बचेगा उसको हम आगे सेशन में बात करते रहेंगे। फिलहाल तो इतना अगर आपने देख लिया, ठीक है, राष्ट्रीय करंट अफेयर,
तो ये आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। इसी तरीके से रिवीजन सेशन आपका एग्जाम तक होता रहेगा और देखिए यहीं से जो है रेगुलर सेशन से जुड़े रहेंगे तो मैं इस बात की श्योरिटी देती हूँ कि आपको करंट अफेयर के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। और बाकी ध्यान रखिएगा, डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है, माफ करिएगा, यानी कि करंट अफेयर की जो रिवीजन पीडीएफ है दोस्तों, वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवीजन करिएगा। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि किस तरीके से कीवर्ड्स में चीजों को बना लीजिए और याद करते रहिए। और हाँ, डिकोड एग्जाम 2.0 को अपना पूरा सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, अपने सब्सक्राइब बढ़ाइए, दोस्तों के साथ जो है शेयर करिए इन वीडियोस को, क्योंकि डिकोड एग्जाम को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे